मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल की। यानी कि दीर्घकाल अवधि समय जब होता है तो क्या प्रतिफल प्राप्त होंगे, क्या हमें रिटर्न मिलेंगे, राइट। देखिए हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन की यानी कि उत्पादन फलन की, जिसमें हमने देखा कि दो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड का हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें कि समय आपके पास कम होता है तो आप कुछ ही फैक्टर को यानी कुछ साधन को ही परिवर्तन कर सकते हो। यानी कि स्पेशल हम श्रमिक यानी लेबर को चेंज करके हम देख सकते हैं कि हमारे उत्पादन में क्या इफेक्ट आता है, यानी उस पर क्या प्रभाव होता है। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइम पीरियड की, जिसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है और उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे इनपुट कह सकते हैं या फैक्टर कह सकते हैं, साधन यानी कि लेबर, कैपिटल, लैंड हो गया आपका, तो इन सब में चेंज हम आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय का टाइम पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी कह सकते हैं समझाने के हिसाब से हम दो फैक्टर ले रहे हैं, लेबर और कैपिटल को। यानी कि लेबर और कैपिटल इनपुट में चेंज करके हम देखना चाहेंगे कि आउटपुट या उसके रिजल्ट में क्या चेंजेस आता है। तो इसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल, राइट। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। द चेंज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू मेकिंग चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल प्रपोर्शन आर नो एज रिटर्न टू स्केल। सिंपल है कि अगर आप अपने उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप अपने क्या करोगे, जितने भी साधन हैं यानी कि जितने भी उत्पादन के कह सकते हैं उत्पादन के सभी साधनों में समान परिवर्तन करके, समान कह सकते हैं इक्वल प्रपोर्शन कह सकते हैं, समान अनुपात कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इक्वल रेशियो में हम चेंजेस करके यानी आपके फैक्टर को एक समान परिवर्तन करके हम अपने उत्पादन में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और इसे ही कहा जाता है रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल। सिंपल है कि हम लोग अपने जो फैक्टर है, जो हम लेबर और कैपिटल की बात कर रहे हैं, अगर हमने फर्स्ट प्रोडक्शन करने यानी कि लेबर में हमने एक लेबर का यूनिट लिया और एक कैपिटल का, और इससे अगर हमारा प्रोडक्शन 100 होता है तो हम सेकंड आपका प्रोडक्शन करने के लिए यानी सेकंड 100 और लेने के लिए आप क्या करेंगे, लेबर में और कैपिटल में समान इक्वल अनुपात में इसको बढ़ाएंगे। यानी कि 1 से क्या आप कर रहे हैं, 1 से ही इसको बढ़ा रहे हैं। तो इक्वल रेशियो में आप लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या आपका प्रोडक्शन 100 का वापस आपका 200 हो रहा है, 250 हो रहा है या फिर 80 हो रहा है, तो वो उसमें क्या क्या स्टडी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। चलिए इन अदर वर्ड द इफेक्ट इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन of change in equal proportion in the quantity of all factor of production is known as long term production function। देखिए बहुत ही अच्छे से एक शब्द कहा गया है कि अगर हम अदर वर्ड्स में अन्य शब्दों में बात करें तो दीर्घकाल यानी कि किसकी बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड की, ठीक है। दीर्घकाल में व्यावसायिक फर्मों द्वारा जो उत्पादन, उसमें सभी साधनों की मात्रा को हम जो चेंज कर रहे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में यानी कि एक समान अनुपात में कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो उत्पादन की जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया जो उत्पादन की मात्रा है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहेंगे, उत्पादन फलन का दीर्घकाल या कह सकते हैं दीर्घकाल में उत्पादन फलन कहा जा सकता है। यानी कि आप अपने जो भी साधन जो आप यूज़ करते हो अपने उत्पादन में, उनको एक समान जब आप बढ़ाते हो तो आपके उत्पादन में भी क्या होगा, चेंज आएगा, आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो चेंज ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या इक्वल हो रहा है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं दीर्घकाल में उत्पादन फलन। क्लियर है। यानी कि अगर आप लेबर हैं या कैपिटल है, उनको आप क्या कर रहे हो, समान अनुपात में बढ़ा रहे हो, समान यानी 1 का आप क्या कर रहे हो, लेबर का 2 कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, आप 1 से बढ़ा रहे हो। कैपिटल को भी आप क्या कर रहे हो, 1 आपने पहले यूज़ किया, अब आप क्या कर रहे हो, दूसरा यूज़ कर रहे हो, यानी समान अनुपात में उसको बढ़ा रहे हो। तो जो बढ़ाने का जो रेंज है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि 1 से आप क्या कर रहे हो, 2 कर रहे हो। तो इससे आपका प्रोडक्शन या तो इंक्रीज होगा
या स्थिर रहेगा, या हो सकता है डिमिनिशिंग यानी उसमें कमी आ जाए। तो ये तीनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय या दीर्घकाल में उत्पादन फलन। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसकी कुछ एजम्पशन की। सबसे पहले एजम्पशन है, इसकी मान्यता है, रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड ओनली टू लॉन्ग टाइम पीरियड। ये जो आपका पैमाने के प्रतिफल हैं ये केवल संबंधित होते हैं लंबे समय अवधि से, यानी जो दीर्घकाल की अवधि होगी उससे संबंधित होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं होगा। सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हो वो इक्वल अनुपात में या इक्वल रेशियो में क्या करोगे, बढ़ाओगे। क्लियर है? यानी कि जो भी आप फैक्टर यूज़ कर रहे हो उस फैक्टर में जो चेंजेस आएगा वो आपका एक ही अनुपात में या सेम रेशियो में होगा। यानी कि अगर आप लेबर और कैपिटल की एक यूनिट के स्थान पर अगर आप उसकी डबल यानी कि 2 यूनिट यूज़ कर रहे हो यानी कि सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लेबर का ले रहे हो 1 और कैपिटल का कितना ले रहे हो 1, और आपने इसी अनुपात में इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, लेबर का 2 और कैपिटल का भी 2। तो ये जो आपका रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं इसकी एजम्पशन की। प्रोडक्शन इन इट इज कैलकुलेट इन फिजिकल टर्म। जो उत्पादन होगा वो किस में काउंट किया जा रहा है, भौतिक टर्म में, यानी कि जो उत्पादन है वो आपका जो नापा जाएगा या कह सकते हैं जो गणना की जाएगी वो भौतिक मात्रा में की जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी में की जाएगी। क्लियर है? ना कि आपकी मॉनेटरी वैल्यू में, ना कि मौद्रिक मूल्य में। तो जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसका जो मेन चीज़ हमें देखना है, उत्पादन बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, क्वांटिटी जो चेक करेंगे उसे कहते हैं फिजिकल टर्म। ठीक है? तो यहाँ पे उत्पादन की मात्रा को देखेंगे ना कि उसके मौद्रिक रूप को। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो तकनीकी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एजम्पशन आपको माननी है। बेस्ड ऑन परफेक्ट कंपटीशन, ये पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, पूर्ण प्रतियोगिता पर ये आधारित मानी गई है। ठीक है? तो इसमें हमें ये मानना है कि ये जो है वो ये जो आपका रिटर्न टू स्केल है वो किसको मानता है, परफेक्ट कंपटीशन को। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, यानी कि जितने भी आप फैक्टर जो यूज़ कर रहे हो उत्पादन के उनकी जो कीमत है वो स्थिर मानी जाएगी। क्लियर है? सबसे इम्पॉर्टेंट एजम्पशन आपको ध्यान रखनी है कि जो भी फैक्टर होंगे उन फैक्टर को आप सेम रेशियो में, सेम प्रपोर्शन में, सेम समान अनुपात में बढ़ाओगे। क्लियर है? तो ये मीनिंग था किसका, रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल का। क्लियर हुआ? जो आपके लॉन्ग टाइम पीरियड से रिलेटेड है यानी कि लंबे समय। टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि पैमाने के जो प्रतिफल हैं उसके विभिन्न प्रकार हैं, वो कितने तरह से के होंगे, 3 तरह के। ठीक है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के बढ़ते वृद्धिमान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के समता प्रतिफल, और तीसरा है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। यानी कि जो रिटर्न टू स्केल है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, सेकंड इज द कांस्टेंट एंड थर्ड इज डिमिनिशिंग। क्लियर हुआ आपको? तो ये 3 पार्ट में है कि वृद्धि, स्थिर और ह्रासमान में। तो चलिए हम इसका 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिमान प्रतिफल की। देखिए ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जैसे जैसे फैक्टर में जितना चेंज करते हो आपका उत्पादन उससे कहीं ज़्यादा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लेबर का 1 यूनिट यूज़ कर रहे हो, कैपिटल का आप 1 यूनिट यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है 100। क्लियर है? उसी तरह अगर आप अपने लेबर को डबल कर रहे हो यानी समान अनुपात में बढ़ा रहे हो, कैपिटल को भी उसी में बढ़ा रहे हो यानी कि डबल कर रहे हो, तब आपका उत्पादन है वो यहाँ पे 100 से 200 होना चाहिए। यानी कि आप लेबर और कैपिटल को एक समान बढ़ा रहे हो इक्वल रेशियो में, तो उत्पादन आपका 200 होना चाहिए था। लेकिन ये 200 ना होकर अगर आपका उत्पादन यहाँ पे
300 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना आप साधनों में परिवर्तन कर रहे हो, फैक्टर में जो चेंजेस कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो, बराबर बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका उत्पादन है उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 200 के नहीं होकर वो कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जब आप अपने प्रोडक्शन के फैक्टर को इक्वल रेशियो में जब इंक्रीज करते हो तो आपका उत्पादन है उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिंपल है, जैसे आप अपने 10% आपके फैक्टर में चेंज करते हो और आपका प्रोडक्शन है वो 15% इंक्रीज होता है, यानी कि फैक्टर में तो चेंज कितना किया 10% और प्रोडक्शन में चेंज कितना हो रहा है 15%, तो इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, दैट्स कॉल्ड टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या हो गया कि फैक्टर में जितना चेंज करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपका उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? इसे हम एक टेबल से समझते हैं। जैसे यूनिट लिया है हमने लेबर और कैपिटल का, ये है आपका लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, ये हम कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने 1 लेबर और 1 कैपिटल को यूज़ किया, तब आपका प्रोडक्शन हो रहा था 1, ठीक है, और आपकी कॉस्ट आ रही थी 2। हम मानते हैं कि लेबर एक को लगाने पर 1 रुपया और आपका 1 रुपीज़ लग रहा है, और कैपिटल को लगाने पर आपका 1 रुपीज़ लग रहा है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट, यानी 2 रुपीज़ क्या है आपकी टोटल कॉस्ट। क्लियर हुआ? उसी तरह से आज जब आपने फैक्टर को क्या किया, समान अनुपात में बढ़ाया, यानी कि कैपिटल को भी 2 किया और लेबर को भी आपने क्या हुआ 2 कर दिया, तब आपका उत्पादन यहाँ पे समान होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका जो कुल उत्पादन है वो 2 से, यानी कि 2 ना होकर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है 2 कहीं ज़्यादा। जब आपने यहाँ पे समान अनुपात में जब आप साधन को बढ़ाते हो तब आपका उत्पादन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। क्लियर है? और फैक्टर कॉस्ट कितनी आएगी, ये एक लेबर की कॉस्ट है 1, तो यहाँ पे 2 लेबर लगाएं तो कितने हो गए 2, और कैपिटल की 1, एक कैपिटल का है 1 कॉस्ट, तो यहाँ पे 2 कैपिटल लगाओगे तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे अब हमने लेबर को क्या किया, डबल कर दिया 4, और कैपिटल को और ज़्यादा कर दिया 4। क्लियर है? तो यानी कि डबल कर दिया है और ज़्यादा लेबर को, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन और डबल ही होना चाहिए था, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, 12 हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि आप जब अपने साधन को बढ़ाते हो जिस अनुपात में, उस अनुपात से, उस रेशियो से कहीं ज़्यादा आपका उत्पादन बढ़ता है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? और यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, एक लेबर की कॉस्ट कितनी है 1, तो 4 लेबर की कॉस्ट कितनी होगी 4, और एक कैपिटल की कॉस्ट है 1, तो आपका 4 कैपिटल का कॉस्ट कितना होगा 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8। क्लियर है? उसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी एवरेज कॉस्ट और आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी है। देखिए आपकी एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल जितनी भी आप कह सकते हैं जो कुल उत्पादन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? तो जितना टोटल कॉस्ट कितनी है 2 अपॉन टोटल प्रोडक्शन कितना है 1, तो 2 अपॉन 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। क्लियर है? उसी तरह से सेकंड का कैसे आएगा, 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन आप 3 करोगे तो 1.33 आएगा। उसी तरह से आपकी और एवरेज कॉस्ट निकालेंगे थर्ड का, तो 8 अपॉन 12, तो ये कितना आएगा 0.67, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। तो आपने देखा कि एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, पहले 2 थी, फिर 1.33, फिर 0.67, यानी कि कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा बढ़ता है फैक्टर को चेंज करने पर, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है वो कम है, उससे ज़्यादा हमारा उत्पादन हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी आपकी कम होगी। और उसी के साथ में टोटल कॉस्ट जब आपकी कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट से कहीं ज़्यादा आपका जो उत्पादन है वो बढ़ता है, तब आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम आएगी, साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट भी कम आएगी। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जो चेंज इन टोटल कॉस्ट होता है अपॉन चेंज इन जो आपका टोटल प्रोडक्शन है। क्लियर है? तो चेंज इन टोटल कॉस्ट आपका कितना है, चेंज इन, देखिए पहले का तो 2 अपॉन 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है? अब चेंज कितना हो रहा है 2
ठीक है। तो 2 अपॉन क्या होगा 1, क्लियर है। तो ये टोटल आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कैसे होगा कि टोटल कॉस्ट में कितना आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है और टोटल प्रोडक्शन में कितना आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है, तो ये कितना आएगा 2/2 तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। उसके साथ में टोटल कॉस्ट में कितना आ रहा है 4 अपॉन 4 और यहाँ पे कितना हो रहा है 8, तो कितना डिफरेंस है 4 का, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है 9 का, तो 4/9 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये आ जाएगी 0.45, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ध्यान रखिएगा, एक मीनिंग आपको ध्यान रखनी है इसमें, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जितना आप फैक्टर में चेंज करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपका उत्पादन बढ़ता है तो उसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब आपका होता है तो उस समय आपकी एवरेज कॉस्ट और आपकी मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही कम होती जाती हैं, क्लियर है। इसके साथ में आगे इसके डायग्राम की बात करते हैं। जैसे कि हम डायग्राम की बात करते हैं, ओ एक्स पे हमने लेबर को बताया है, ओ वाई पे हम क्या बताते हैं कैपिटल को बताते हैं, क्लियर है। 100 प्रोडक्शन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, लेबर की आप इतनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो और कैपिटल की कितनी कर रहे हो K1 क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, तब आपका प्रोडक्शन कितना आ रहा है 100। उसके साथ में जब आप अपने और 100 प्रोडक्शन करना चाहते हैं यानी कि 200 प्रोडक्शन करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, लेबर की 2 और कैपिटल की भी क्या करोगे 2 यूनिट बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका 200 प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको 200 आपको क्या करना है और 100 प्रोडक्शन करना है, तब आपको यहाँ पे लेबर की आप देखिए कम यूनिट यूज़ कर रहे हो और कैपिटल की भी आप कम यूनिट यूज़ करके आप क्या कर रहे हो 100 प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। यानी कि अब आपको लेबर और कैपिटल की कम आवश्यकता है, तो यहाँ पे कम आवश्यकता होकर मतलब कम आपको नीड है, उससे क्यों नीड कम है, क्योंकि आप 100 प्रोडक्शन आराम से कर सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पे लेबर और कैपिटल की कम यूनिट लगाकर आप 100 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओ ए है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपको ओ ए यानी 100 प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना हो रहा है, ओ ए जितना लेबर की और कैपिटल की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपको इसका डबल यानी कि 200 प्रोडक्शन करना है, 100 का डबल यानी 200 प्रोडक्शन करना है, यानी और 100 प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपको लेबर और कैपिटल की नीड रहेगी, क्लियर है। यानी कि आपको और ज़्यादा कह सकते हैं ओ ए से कंपैरिजन में थोड़ा कम नीड चाहिएगा। उसी के साथ में जब आप देखते हो कि आपको और 100 प्रोडक्शन करना है यानी 300 प्रोडक्शन लेके जाना है, तो आपको लेबर और कैपिटल की कम नीड है। और उस नीड क्यों कम है, क्योंकि आप उस कम लेबर और कैपिटल में ही आप 100 प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका 100 जो प्रोडक्शन है वो आपको कम लेबर और कैपिटल की नीड में हो रहा है। इसीलिए आपने देखा कि ओ ए में जो गैप है वो ज़्यादा है, फिर ए बी में उससे कम गैप है और बी सी में ये उससे भी कम गैप है। तो ये जो कम गैप है ये बता रहा है कि हमको अब लेबर और कैपिटल की कम नीड है 100 प्रोडक्शन और इंक्रीज करने में। तो देखिए ओ ए ग्रेटर है किससे, ए बी से, ए बी ज़्यादा है किससे, बी सी से, क्लियर है। और इन तीनों को जब हम पॉइंट को मिलाते हैं ए बी सी, ये IC1 पे आपका 100 प्रोडक्शन हो रहा है, IC2 पे ये 200 प्रोडक्शन और IC3 पे ये 300, इन तीनों पॉइंट को जब आप मिलाते हो तो लाइन ऑफ स्केल होगी, यानी कि ये जो है वो आपको पैमाने की जो नापने की है, पैमाने की रेखा कह सकते हैं इसे, लाइन ऑफ स्केल, क्लियर है। तो ये आपका डायग्राम है जिसमें आपको पता है 100 प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको उससे कम लेबर और कैपिटल की नीड होगी। अभी आपने देखा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, दोनों में ही क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज हो रही है, ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, और ये आ जाएगा LAC यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, ये दोनों ही क्या होगी, कम होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे ओ एक्स पे जो हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और ओ वाई पे क्या है, कॉस्ट है, जिसमें आपको बताया कि आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही क्या है, नीचे गिरती हुई। अभी हमने देखा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, उसको हम एक सिंपल सी तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लेबर की ले रहे हैं ओ एक्स पे और ओ वाई पे आप क्या लेते हैं, कैपिटल को, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे हम लेबर और कैपिटल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना स्टार्टिंग में हमें
लेबर की नीड है और कितना हमें कैपिटल की नीड है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर मैं अपना 100 प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक प्रोड्यूसर है वो 100 प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वो 100 का उत्पादन करने के लिए वो अपना पहला 3 लेबर की यूनिट को और 3 कैपिटल की यूनिट को काम में लेता है। क्लियर है? इससे उसको यहाँ हम एक IC1 कर्व बनाते हैं, IPC1, जो कि 100 प्रोडक्शन को देता है। अब वो प्रोड्यूसर जो है वो और उत्पादन करना चाहता है, तो वो सिर्फ अपनी 2 यूनिट को क्या करता है, लेबर की बढ़ा रहा है, 2 यूनिट लेबर की बढ़ा रहा है, साथ ही कैपिटल की भी कितनी बढ़ाएगा, 2। तो इससे उसका प्रोडक्शन हो रहा है IPC2 पे 200, यानी कि 100 प्रोडक्शन, और वो बढ़ाने के लिए वो लेबर की कितनी बढ़ा रहा है, देखिए यहाँ पे 3 था, 1 2 3, और यहाँ पे कितना है 4 5, यानी 2 यूनिट को बढ़ाया और यहाँ पे कैपिटल की भी 2 बढ़ाया, और उसका प्रोडक्शन यहाँ पे 100 का डबल 200 हो रहा था। पहले प्रोडक्शन 100 किस पे हो रहा था, 3 यूनिट पे। अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है सेकेंड वाला आपका 200 किस पे हो रहा है, 2 लेबर की यूनिट बढ़ाने पर और 2 आपका कैपिटल की यूनिट को बढ़ाने पर। लेकिन जब वो तीसरे टाइम जब वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि वो और 100 प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वो लेबर की 1 यूनिट को बढ़ाकर ही अपना उत्पादन कर रहा है, यानी कि उसको और 100 उत्पादन करने के लिए, यानी IPC3 पर और 100 उत्पादन करने के लिए उसे लेबर की 1 यूनिट को बढ़ा रहा है और कैपिटल की भी 1 यूनिट बढ़ा रहा है और 100 प्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब है इन सभी को जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका क्या हो रहा है, जो भी रेखा बन रही है वो क्या कर रही है, ये जो लाइन बता रही है ये क्या बता रही है, लाइन ऑफ स्केल। यानी कि आपने देखा कि पहले उत्पादन करने के लिए उसे 3 यूनिट लेबर की और 3 यूनिट किसकी चाहिए थी, कैपिटल की। फिर उसे और उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 वही उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने सिर्फ 2 कितनी बढ़ाई, 2 लेबर की यूनिट बढ़ाई और 2 कैपिटल की, और 100 प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन तीसरी बार जब वो प्रोडक्शन कर रहा है तब उसे सिर्फ 1 लेबर बढ़ाया और 1 कैपिटल को बढ़ाया और 100 प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्पादन करता वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो फैक्टर है उसकी कम आवश्यकता है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ये कौन सा कंसेप्ट बताता है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि आपके जो बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल है वो आपको बता रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम इन सब पॉइंट को जोड़ दें, इनका नाम रख देते हैं ABC, इन सब को जोड़ दें तो ये क्या बता रहा है, ये स्केल बता रहा है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे आपको लेबर और कैपिटल की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट बात करते हैं। सेकंड बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी पैमाने के समता प्रतिफल की। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन is in the same proportion in which increase in the factor of production, then it is known as a constant return to scale। जिस अनुपात में आप उत्पादन के साधन को बढ़ाते हो उसी अनुपात में आपका उत्पादन बढ़ता है, यानी कि जिस अनुपात में आप इनपुट को बढ़ाते हो उसी अनुपात में आपका आउटपुट बढ़ता है। सपोज दैट आप 10% आपके फैक्टर को बढ़ाते हो तो आपका प्रोडक्शन भी कितना हो रहा है, 10%। इसीलिए इसे कहते हैं पैमाने के समता प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी जितना आप फैक्टर को इंक्रीज करते हो उसी रेशियो में आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। यानी कि रेशियो आपको ध्यान रखना है 10% और 10%। अभी हमने जो इंक्रीजिंग की बात की थी वहाँ पे क्या हो रहा था, 10% फैक्टर को बढ़ा रहे थे और 15% आपका प्रोडक्शन हो रहा था। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देखिए यूनिट लेबर ऑफ कैपिटल, जब आप 1 यूज़ कर रहे हो लेबर का और 1 कैपिटल का तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1। और मानते हैं कि एक लेबर की कॉस्ट 1 रुपये है और एक कैपिटल की कॉस्ट है 1 रुपये, तो इन दोनों कॉस्ट को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, एक लेबर का और एक कैपिटल का, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 2। आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी आती है, कैसे निकालेंगे, TC अपॉन TP, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल
प्रोडक्शन। क्लियर है आपको? तो इससे निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी है 2, टोटल प्रोडक्शन कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2/1 2। उसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? चेंज इन द टोटल कॉस्ट, चेंज इन द फर्स्ट का तो 2 ही रहेगा और चेंज इन द आपका जो प्रोडक्शन है उसमें तो 2/1 ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? उसके बाद जब हम अपने फैक्टर को बढ़ाते हैं, जैसे कि लेबर का हमने 2 कर दिया, डबल कर दिया और कैपिटल को भी डबल कर दिया, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यहाँ पे फैक्टर को भी आपने डबल किया, कैपिटल को भी आपने डबल किया, तो आपके फैक्टर क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं, तो आपका उत्पादन भी क्या हो रहा है? उसी अनुपात में बढ़ रहा है। यानी कि फैक्टर को जिस रेशियो में आप बढ़ा रहे हो, जिस अनुपात में बढ़ा रहे हो, उसी अनुपात में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 4, यानी कि 1 रुपये किसकी है? एक लेबर की, तो 2 लेबर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 2 रुपये। उसी तरह से एक कैपिटल की कॉस्ट है 1 रुपये, तो 2 कैपिटल की कॉस्ट कितनी होगी? 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। वही हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है और वैसे ही हमें क्या निकालना है? मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? उसी तरह से अगर हमने अपने लेबर और कैपिटल को और डबल कर दिया, यानी कि 2 से डबल कितना? 4 लेबर को कर दिया और 4 ही हमने कैपिटल को कर दिया है, और उसी अनुपात में हम देखते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो भी हमारा उसी अनुपात में यानी डबल हो रहा है। यानी जिस अनुपात में हमने फैक्टर को बढ़ाया, डबल किया, उसी में ही आपका उत्पादन भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो और आपकी कॉस्ट क्या से आई? 8। एक लेबर का कॉस्ट कितना है? 1 रुपीज़ है, तो 4 लेबर की कॉस्ट कितनी होगी? 4। एक कैपिटल की कॉस्ट है आपकी 1 रुपीज़, तो आपका 4 कैपिटल की कॉस्ट होगी 4, तो ये 4 + 4 कितना हो गई? कॉस्ट 8। और यहाँ पे आपने देखा कि जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों ही क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। क्लियर है? तो यानी कि जब आप अपनी लेबर और अपनी कैपिटल को जिस अनुपात में, यानी फैक्टर को जिस अनुपात में, जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाते हो, उसी रेशियो में आपका उत्पादन भी बढ़ता है। आपने यहाँ पे लेबर को डबल किया, आपका प्रोडक्शन भी डबल हो गया। आपने फैक्टर को और डबल किया, 2 से 4 कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो यानी कि जिस अनुपात में आप अपने फैक्टर को बढ़ाते हो, उसी अनुपात में आपका जो उत्पादन है वो बढ़ता है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम 100 प्रोडक्शन करने के लिए L1 लेबर की यूनिट कर रहे हैं और K1 कैपिटल की यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे IPC1 जो है वो 100 प्रोडक्शन को दे रहा है। उसी तरह से जब आप लेबर 2 यानी और 100 प्रोडक्शन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? अपने लेबर को भी बढ़ा रहे हो और उसी अनुपात में आपने कैपिटल को भी बढ़ाया, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है 200। क्लियर है? फिर आपने अपने लेबर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी कि और प्रोडक्शन करने के लिए लेबर को और बढ़ाया, उसी अनुपात में आपका कैपिटल भी बढ़ा और उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। यानी कि और 100 उत्पादन करने के लिए आपने उसी अनुपात में, उसी रेशियो में फैक्टर को बढ़ाया जिस फैक्टर में आपका उत्पादन बढ़ रहा था। तो इसका मतलब है इन सब पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं तो ये कहलाती है लाइन टू स्केल, यानी पैमाने की रेखा। ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा कि लेबर और कैपिटल उसी रेशियो में बढ़ रहा है जिस रेशियो में आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इसमें जो गैप होगा वो इक्वल गैप को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपने अभी इंक्रीजिंग वाले में देखा कि पहले गैप ज़्यादा थे और फिर धीरे धीरे कम होने लग गया, जबकि इक्वल में क्या होगा? जो गैप डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्लियर है? यानी कि ये जो गैप है वो क्या रहेगा? इक्वल। तो OB, OA, AB और BC ये क्या रहेंगी? इक्वल प्रोडक्शन को बताएगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट और आपका जो एवरेज कॉस्ट था वो दोनों यहाँ पे क्या आ रहा था? इक्वल रिजल्ट को बता रहा था। इसीलिए OX पे हमने क्या बताया? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और OY पे क्या बता रहे हैं? कॉस्ट। कौन सी लागत बता रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, और ये OX के बिल्कुल समांतर होगी, यानी कि ये दोनों ही बराबर होगी। क्लियर है? तो ये कॉस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है? जो लागत है वो क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। क्लियर है? तो ये था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसमें आपका जो उत्पादन के लिए आपका जो उत्पादन है वो उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में आपके फैक्टर बढ़ रहे हैं। क्लियर है आपको? चलिए बात करते हैं थर्ड, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की।
इफ़ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन अ certain proportion and as a result of which total production increase in proportion lower than that it is known as a diminishing return to scale। सिंपल है कि जिस अनुपात में यानी कि यदि जो उत्पादन के साधन है वो एक निश्चित अनुपात में जब बढ़ाए जाते हैं उसके कारण जो उत्पादन है उस अनुपात से कम बढ़ता है तो उसे कहते हैं आप पैमाने के हासमन प्रतिफल। यानी कि आप अगर अपने फैक्टर को 20% इंक्रीज करते हो तो आपका जो उत्पादन है वो 10% होता है। यानी कि जो फैक्टर में जो आप चेंज कर रहे हो, फैक्टर को जो आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, उस अनुपात में आपका जो उत्पादन है उससे नहीं बढ़ता, उससे कम बढ़ता है तो उसे क्या कहेंगे हम आप कह सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? यानी टेबल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट को बताया है। जैसे ही आपने लेबर और कैपिटल का 1 यूनिट यूज़ किया आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 2 और कॉस्ट आ रही है 2, क्योंकि लेबर की और कैपिटल की कॉस्ट हम मानते हैं एक लेबर को लगाने को और एक कैपिटल की कॉस्ट है 1 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 हो गया आपका टोटल कॉस्ट। उसी की तरह से हमने लेबर और कैपिटल को डबल यानी कि 2 लेबर का और 2 कैपिटल को किया तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन 2 से क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है 3। देखिए यहाँ पे हमने 2 से आपका टोटल प्रोडक्शन 2 था पहले, तो अब आपका उत्पादन कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी कम हो रहा है। ठीक है, तो डबल से कम हो रहा है। यहाँ पे 2 से 4 होना चाहिए था लेकिन कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो उत्पादन आपका कम हो रहा है। हमने बढ़ाया अनुपात, उसी अनुपात में लेबर और कैपिटल को है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 4 कैसे आई, 2 लेबर का और 2 कैपिटल का, एक लेबर की कॉस्ट 1 और एक कैपिटल का जो कॉस्ट आ रहा है वो 1 रुपीज़ है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 4। दोनों को जोड़ के हम बताएंगे। उसी तरह से आपने देखा कि जब हमने लेबर को डबल कर दिया और कैपिटल को भी डबल कर दिया तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी डबल होना चाहिए था, यानी 3 से कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है 4 हो रहा है। तो आपने देखा जैसे जैसे हम फैक्टर को बढ़ाते हैं उनके अनुपात में तो उस अनुपात में हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा, उससे बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से 6 होना चाहिए, यानी कि डबल होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हो रहा है 4 ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या, जैसे जैसे हम अपने फैक्टर को बढ़ाते हैं उससे कहीं कम हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। क्लियर है? तो और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आई 8 आपको पता है, 4 लेबर का और 4 कैपिटल का, यानी हम 1 रुपीज़ मान के चलते हैं लेबर की कॉस्ट और 1 मान के चलते हैं कैपिटल की, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 4 + 4 तो ये आ जाएगा 8 टोटल आपकी कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन, 2/2 1। ठीक है, 4/3 करोगे तो आपका आ जाएगा 1.33। उसी तरह से 8/4 करोगे तो 2 आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है डिफरेंस, जो आपका चेंज है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द टोटल आपका प्रोडक्शन। तो यहाँ पे 2/2 1 ही आएगा, यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है 2 का और यहाँ पे कितना हो रहा है 1, तो 2/1 कितना आएगा 2। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है 4 से 8, यानी 4 चेंज हो रहा है और यहाँ पे कितना है 1, तो 4/1 तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है? तो ये क्या बता रहा है कि जिस अनुपात में आप फैक्टर को बढ़ाते हो, जिस रेशियो में आप फैक्टर इंक्रीज करते हो, उस रेशियो में आपका प्रोडक्शन है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है, उससे कहीं कम हो रहा है। जैसे आपने यूज़ किया 1 लेबर और 1 कैपिटल का, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन 2 हो रहा था। अब आपने फिर इसको डबल किया लेबर को और आपने इसको किया डबल, किसको, कैपिटल को, तो आपका जो उत्पादन है वो भी डबल होना चाहिए था, यानी 4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 4 नहीं होकर ये कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा है। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के डायग्राम को देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हमने OX पे आपकी क्या लेते हैं हमेशा X फैक्टर को, और X फैक्टर हम किसको मान के चलते हैं, लेबर को, और Y फैक्टर कौन सा है हमारा, कैपिटल। क्लियर है? हमने जो लेबर है, ठीक है, लेबर और कैपिटल है, इन 2 फैक्टर को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्शन जो फंक्शन है उसमें क्या मेन था,
कि 2 फैक्टर और 2 लेबर को आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम अपने स्टडी की सुविधा के लिए हम बता सकते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड में इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है कि हम अपने लेबर और कैपिटल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब सपोज दैट एक प्रोड्यूसर करता है, उसे 100 प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो 100 प्रोडक्शन 1 लेबर की और 1 कैपिटल की यूज़ कर रहा है और इससे वो 100 प्रोडक्शन कर रहा है, या IPC वो 1 कह सकते हैं इसे, और ये 100 प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो वही प्रोड्यूसर और 100 उत्पादन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अब वो अपनी लेबर को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ कैपिटल को भी क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, तब वो 100 प्रोडक्शन कर सकता है। IPC 2 पे वो 200 प्रोडक्शन कर सकता है। यानी कि उसे जब पहला उत्पादन करना था तब उसे लेबर की एक और कैपिटल की एक नीड थी, लेकिन जैसे ही वो और 100 प्रोडक्शन करना चाहता है तब देखा अपने लेबर की वो 3 यूनिट को बढ़ा रहा है और कैपिटल की भी 3 यूनिट को बढ़ाकर वो 100 प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो और 100 प्रोडक्शन करना चाहता है तब वो क्या करेगा, और अपने लेबर और कह सकते हैं कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि उसे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने फैक्टर को बार बार इंक्रीज करना पड़ रहा है, यानी कि अब उसका उत्पादन इतना 100 उस साधनों की बढ़ाने पर नहीं हो रहा है जितना उसे पहले हो रहा था। तो देखिए अब उसे जो 100 प्रोडक्शन वो IPC 3 पे जो कर रहा है, IPC 3 जो 300 प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 100 प्रोडक्शन 200 से जब वो 100 प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कितने पे, यानी 4 लेबर की यूनिट को बढ़ा रहा है और 4 ही वो किसको बढ़ा रहा है, कैपिटल की। यानी कि जैसे जैसे वो अपना 100 प्रोडक्शन कर रहा है वैसे वैसे वो लेबर की और कैपिटल की यूनिट को क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो इसको जब हम नाम दे देते हैं A, B और C और इन्हें हम एक स्केल लाइन से इन्हें क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इन सारे पॉइंट को, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं इस लाइन को रिटर्न टू, या कह सकते हैं लाइन ऑफ स्केल, लाइन ऑफ स्केल यानी पैमाने की रेखा। अब सिंपल है कि यहाँ पे आपने देखा कि जो OA है वो क्या है, उसके गैप कम है, किसकी कंपैरिजन में, उसके A और B के कंपैरिजन में, और A और B में गैप कम है किसके कंपैरिजन में, B C के कंपैरिजन में। क्लियर है आपको? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि BC ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, AB के, और AB ज़्यादा बड़ा है कंपैरिजन के OA का। यानी जैसे जैसे वो 100 प्रोडक्शन करना चाहता है उसे लेबर और कैपिटल की जो नीड है वो ज़्यादा रहेगी। क्लियर है? तो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, C इज़ ग्रेटर देन किससे, B से, और B ग्रेटर देन है A से। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A है वो B से छोटा है और B किससे छोटा है, C से। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे 100 प्रोडक्शन करना चाहता है एक प्रोड्यूसर, उसे लेबर और कैपिटल की यूनिट ज़्यादा बढ़ानी होगी। इसे कहते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, यानी कि लेबर और कैपिटल है वो इतना जिस अनुपात में बढ़ते हैं उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ता है। क्लियर है? तो हम बहुत ज़्यादा साधन को बढ़ाते हैं लेकिन हमारा प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ता है, तो इसे कहते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट में, जब आप अपने फैक्टर को 10% बढ़ाते हो और आपका 15% प्रोडक्शन होता है तो ये कहलाता है इंक्रीजिंग रिटर्न। जब आप 10% बढ़ाते हो और 10% ही आपके 10% फैक्टर को बढ़ाते हो, 10% आपका प्रोडक्शन होता है तो ये कहलाता है कांस्टेंट। और जब आप अपना 10% फैक्टर को बढ़ाते हो और आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका हो रहा है, समझ लीजिए इसको 8% या हम इसे 5% माने, तो ये कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न। तो फर्स्ट कंडीशन इज इंक्रीजिंग यानी वृद्धिमान, सेकंड स्थिति है समता यानी कि इक्वल कांस्टेंट वाली, और थर्ड स्थिति है आपकी ह्रासमान यानी कि डिमिनिशिंग स्थिति। तो उत्पादन फैक्टर के बढ़ने पर जो उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये इंक्रीजिंग वृद्धिमान रिटर्न, और ये जब उत्पादन आपका बराबर बढ़ता है तो इसे कांस्टेंट यानी समता,
और थर्ड हो जाएगा जब आपका उत्पादन साधन बढ़ते हैं उत्पादन उससे बहुत कम, तो इसे कहेंगे